मोटिवेटेड और स्किल्ड ट्रेनर, कोच और काउंसलर के तौर पर अपनी खास और अलग पहचान बना चुकी मिसेस नीतिका बासु आहूजा जी नाबार्ड, आईसीआईसीआई बैंक, मेंटर एकेडमी, सीए इंस्टीट्यूट लखनऊ चैप्टर, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर फैशन टेक्नोलॉजी आदि बहुत से ख्याति प्राप्त ऑर्गेनाइजेशंस में अपनी बहुमूल्य सेवाएं प्रदान कर चुकी हैं। कॉर्पोरेट ट्रेनिंग, फैकल्टी डेवलपमेंट, लैंग्वेज डेवलपमेंट, स्टूडेंट्स वर्कशॉप आदि क्षेत्रों में एक्सपर्ट मिसेस नीतिका बासु आहूजा जी न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्राम में सर्टिफाइड न्यूरो सेमेंटिक्स कोच भी रह चुकी हैं। ट्रेनिंग डिजाइन में सर्टिफाइड और साइकोलॉजिकल काउंसलिंग में पीजी सर्टिफिकेट प्राप्त कर चुकी मिसेस नीतिका बासु आहूजा जी टीम बिल्डिंग, लीडरशिप और इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन में भी दक्षता रखती हैं। मिसेस नीतिका बासु आहूजा जी का बिजनेस पाठशाला में एक्सपर्ट के तौर पर हम स्वागत करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम नीतिका बासु आहूजा है और आज मैं आपके समक्ष जो टॉपिक लेकर आई हूँ महज एक टॉपिक नहीं है, ये सब हम सब की जीवन की आप बीती है। जी हाँ, मैं उसी दौर की बात कर रही हूँ जिसे हमने कोविड-19 या कोरोना काल के नाम से जाना है। ये काल हम सब के जीवन में एक्चुअली काल की तरह ही आया था जिसके लिए हम बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। इसमें क्या करना है, कैसे करना है, हमें इसके बारे में कोई भी जानकारी नहीं थी एंड सडनली एक दिन हम सबको सब कुछ ठप करके बंद करके बैठ जाना पड़ा। तो ना ही हमें जानकारी, ना ही हमारी कोई तैयारी। ऐसे एक दौर से जब हम गुज़रे हैं तो हमारी कुछ सीख रही है, उसके अनुसार हमने कुछ स्ट्रैटेजीज़ बनाई हैं, कुछ हमने सुधार किए हैं। तो आज हमारा टॉपिक इसी बात का विश्लेषण करता है कि कोविड-19 के दौरान हमारी क्या सीख रही, उसका रूरल मार्केट पे क्या इम्पैक्ट पड़ा और उसके बाद हम लोगों ने किस तरीके की स्ट्रैटेजी को अडॉप्ट किया है, ताकि आगे आने वाले समय में अगर हमें फिर से, ऐसे तो मैं चाहूँगी नहीं कि ऐसा कुछ हो, लेकिन अगर ऐसा कोई भी दौर हमारे जीवन में दोबारा आता है तो हम उसके लिए पूरी तरीके से तैयार रहें। तो आइए चर्चा करते हैं कोविड-19 और उसके इम्पैक्ट की। सबसे पहले तो जैसा कि मैं आपसे चर्चा कर ही रही थी कि कोविड-19 जो है वो पॉसिबली दुनिया का सबसे बड़ा पैंडेमिक था जो हम सब ने देखा, या ऐसा कह सकते हैं कि हम सब ने झेला। जी हाँ, बहुत ही कष्टदायी पीरियड था जिसमें हमारे पास ना ही कोई उपाय था और ना ही हमारे पास कोई साधन थे और हमें सिर्फ ये समझ के बैठना था कि एक दिन ये सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, लेकिन वो एक दिन कब होगा हमें इसकी कोई भी जानकारी नहीं थी। जितना प्रभाव इसका पूरे दुनिया पर पड़ा उतना ही प्रभाव इसका हमारे देश की इकॉनमी पे भी पड़ा, क्योंकि हमारे देश में भी लॉकडाउन का पीरियड रहा और लॉकडाउन के दौरान हम में से कोई भी किसी भी काम को नहीं कर पा रहा था। यानी कि ना सिर्फ काम ठप थे बल्कि पैसों का लेन देन भी एक तरीके से सबके लिए भारी पड़ रहा था। जितने भी सर्विस सेक्टर थे, चाहे हमारे रूरल एरिया में हो यानी कि ग्रामीण क्षेत्र में हो या फिर शहरी क्षेत्र में हो, सभी को कोविड-19 की ज़बरदस्त जो है उसका परिणाम झेलना पड़ा, या फिर ऐसा कह सकते हैं हम सभी को दुष्परिणाम झेलना पड़ा। तो ऐसे में कोई भी आपदा जब हमारे सामने आके खड़ी हो गई, जिसके बारे में हमारे पास कोई जानकारी नहीं, जिसके बारे में हमारे पास कोई उपाय नहीं और हमारे पास कोई ऐसा तरीका भी नहीं जिससे कि हम अपने व्यवसाय को चला सकें और कम से कम बेसिक जो हमारा काम है उसको कर सकें, इसकी भी हमें कोई जानकारी नहीं। तो ऐसा जो दौर हमने देखा, उससे जो हमारी सीखें हैं, उसके बारे में आज हम काफ़ी विस्तार से बातचीत करने वाले हैं। तो कोविड-19 कंसर्न्स रिलेटेड टू रूरल इकोनॉमी, पूरे देश में हर एक क्षेत्र में बहुत सारी इम्पैक्ट पड़े, लेकिन हम आज चर्चा जो है वो रूरल इकोनॉमी की कर रहे हैं, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि हमारे देश का जो रीढ़ की हड्डी है, यानी कि जो सबसे मजबूत अंग है, वो रूरल इकोनॉमी है, क्योंकि हमारा देश जो है वो प्राइमरीली खेती यानी कि एग्रीकल्चर सेक्टर से सबसे ज़्यादा जो है वो प्रॉफिट अर्न करता है और वही हमारे देश का जो है वो बेस है
उसका जो है वो जिसे हम कहते हैं हमारे देश की पहचान है। तो ऐसे में जब लॉकडाउन इम्पोज़ हुआ कोविड-19 के दौरान, तो पूरे ही देश में हर चीज़ का प्रोडक्शन लेवल जो था वो बंद हो गया। लेकिन ऐसे में सबसे ज़्यादा जो इम्पैक्ट पड़ा वो था एग्रीकल्चर एंड उसके अलाइड सेक्टर, यानी कि खेती-बाड़ी से जुड़ी हुई जो दूसरे और सेक्टर्स हैं, उन सभी पर सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ा। इतना ज़्यादा प्रभाव था कि जो है अलाइड सेक्टर और एग्रीकल्चर सेक्टर मिला के जो ओवरऑल प्रोडक्शन था वो 47 यानी कि 47% जो है वो गिर गया। आप देखिए आधे से ज़रा सा कम जो है हमारे प्रोडक्शन को घात लगी, यानी कि इससे हमें इस लेवल तक का नुकसान हुआ। तो अगर हम देखें तो एग्रीकल्चर सेक्टर जो था वो वर्स्ट इफ़ेक्टेड था, यानी कि जो हमारा रूरल मार्केट था, जो हमारी रूरल इकॉनमी थी, उसको सबसे ज़्यादा दुष्परिणाम झेलने पड़े, क्योंकि प्रोडक्शन जो है वो क्योंकि प्रोडक्शन जो है वो 47% तक गिर गई थी। आइए अब देखते हैं कि इसका हमारे रूरल मार्केट पे क्या इम्पैक्ट पड़ा। तो सबसे पहले मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि किस तरीके से प्रोडक्शन में गिरावट आई या प्रोडक्शन में किस तरीके से बदलाव आए। तो सबसे पहले हम एग्रीकल्चर की बात करेंगे। एग्रीकल्चर सेक्टर या सब सेक्टर्स, यानी कि उससे जो जुड़े हुए सेक्टर्स हैं, उन सभी क्षेत्रों में हर एक स्टेट लेवल पे जो है वो मेजर डिक्लाइन देखा गया इन प्रोडक्शन, यानी कि जो प्रोडक्शन जो पैदावार होने वाली थी उन सभी पर जो है बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा, यानी कि दुष्परिणाम पड़ा। कुछ स्टेट्स तो ऐसे थे जहाँ पे एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में शार्प डिक्लाइन दिखा, यानी कि जो खेती नई फसल की होने वाली थी और जो उसका प्रोडक्शन होने वाला था वो एकदम ही गिर गया। ऐसे में जो हमारा हॉर्टिकल्चर फील्ड है वो भी अछूता नहीं रहा था। हॉर्टिकल्चर यानी कि वो कमोडिटीज़ या फिर वो प्रोडक्ट्स जो पेरिशेबल होते हैं, यानी कि ख़राब हो जाते हैं, जैसे कि हमारे फल, सब्जियां, ये सारे हमारे हॉर्टिकल्चर का हिस्सा होती हैं। ऑल्दो इस सेक्शन पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं था, क्योंकि फल और सब्जियां हम सभी को इजीली अवेलेबल थी, इसमें कोई बैन नहीं था और हम आसानी से फल और सब्जियां खरीद सकते थे। लेकिन फिर भी हॉर्टिकल्चर सेक्टर को जो है थोड़ा बहुत नुकसान झेलना पड़ा। लेकिन जो है थोड़ा बहुत नुकसान झेलना पड़ा ऐसा कहने की बात है, क्योंकि हम सब ने इतना सर्वे जो है वो नहीं किया होगा। लेकिन फल और सब्जियां उगाने वाला जो फार्मर है उसको भी उसे बेचने जाने के लिए उपाय ढूंढने पड़े। जो उपाय थे वो डेफिनेटली उस समय महंगे थे, तो कहीं ना कहीं शायद उसकी प्रोडक्शन अच्छी हो रही होगी, उसके लेनदार भी अच्छे हो रहे होंगे, लेकिन लेनदार तक सामानों को पहुंचाना अपने आप में एक बहुत बड़ा मुद्दा था, अपने आप में एक बहुत बड़ा काम था। और ऐसे में डेफिनेटली हॉर्टिकल्चर सेक्टर को भी प्रोडक्शन अच्छा होने के बाद भी उस पर इम्पैक्ट पड़ा। बाकी जो एरियाज़ हैं वो भी इसी प्रकार से इफ़ेक्टेड थे, जिसमें कि पोल्ट्री एक ऐसा सेक्टर था जिसको काफ़ी दुष्प्रभाव झेलना पड़ा, क्योंकि लोगों ने ऐसा माना कि कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है कि अगर आप पोल्ट्री प्रोडक्ट्स ले रहे हों या फिर जो लोग मांसाहारी हैं अगर उन्होंने ऐसे पोल्ट्री से प्रोडक्ट लिए हैं तो हो सकता है उससे भी कोविड-19 फैले। तो इसीलिए काफ़ी फॉल था प्रोडक्शन लेवल में पोल्ट्री का। और इसके साथ ही साथ जो है जो मैंने आपको बताया, लोगों को ऐसा लगता था कि शायद इससे कोविड-19 का वायरस भी फैल सकता है। तो पोल्ट्री एक ऐसा सेक्टर था रूरल एरिया में जिसको भी ज़बरदस्त दुष्परिणाम झेलने पड़े। एक ऐसा एरिया डेयरी जिसको कि कम दुष्परिणाम झेलने पड़े, क्योंकि ये एसेंशियल नीड्स में आ गया था, इसके ऊपर कोई बैन नहीं था, सभी घरों में दूध दही की सप्लाई जो है वो पूरी तरीके से पहुंच रही थी। तो डेयरी एक ऐसा एरिया था जो लीस्ट अफेक्टेड था, जिसको सबसे कम प्रभावित होना पड़ा। क्रॉप प्रोडक्शन के बाद जो है इसी की डिमांड जो थी वो सबसे ज़्यादा थी, यानी कि हर घर में दूध, डेयरी, पनीर, ये सारी चीज़ें बहुत ही आसानी से पहुंच रही थी। तो डेयरी ही एक ऐसा
जिसे हम कहते हैं सेक्टर था, जिसे सबसे कम प्रभाव झेलना पड़ा ड्यूरिंग लॉकडाउन। इसके अलावा जो हमारा अगला सेक्टर है फिशरीज़ यानी कि मत्स्य पालन, तो हमारे वो लोग जो मत्स्य पालन से जुड़े हुए थे, जिन्होंने इसका कार्य करना शुरू किया था, उन्हें भी काफ़ी नुकसान झेलना पड़ा। क्योंकि मत्स्य पालन जो है ये एक पूरी एक्टिविटी है जो शुरुआत होती है मछली पालन से लेके मछली को डिलीवर करने तक। तो अगर हम अपने घरों में मत्स्य पालन का कार्य कर भी रहे हैं और अगर हमने उसकी डिलीवरी नहीं कर पाए या फिर हमको उसकी डिलीवरी में किसी भी प्रकार की बाधा आई, दिक्कत आई, तो कहीं ना कहीं हमारा जो है व्यवसाय इम्पैक्टेड होगा। और ऐसा ही कुछ हमने पैंडमिक के दौरान देखा। मत्स्य पालन तो हुआ लेकिन उसकी डिलीवरी में कई प्रकार की बाधाएं आई, क्योंकि लॉकडाउन था, ट्रांसपोर्ट्स नहीं चल रहे थे, लोग इतने काम नहीं कर रहे थे। इसी वजह से इस सेक्टर को भी काफ़ी जो है नुकसान मिला। कंज्यूमर्स की डिमांड थी क्योंकि लोग घरों में थे और जाहिर सी बात है खाना सबको चाहिए, लेकिन मार्केट्स बंद थे, लॉजिस्टिक्स बंद थे, यानी कि हमारे जो ट्रांसपोर्ट के साधन हैं वो भी बंद थे, जिसकी वजह से जो है बहुत ही सीरियस डिस्ट्रप्शन हुआ हमारे फिशरीज़ के सेक्टर पे। आइए आगे नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं कि और किस किस एरिया में हमें इम्पैक्ट झेलना पड़ा। तो हमारा जो फार्म गेट प्राइस है एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर का, उसमें भी काफ़ी नुकसान झेलना पड़ा। जो प्रोडक्शन हुआ और उसके जो दाम मिले उसमें बहुत ही विषमता थी। प्रोडक्शन का लेवल अच्छा था क्योंकि प्रोडक्शन ऑलरेडी चल रहा था, लेकिन वो जब प्रोड्यूस मार्केट में आया तो उसके दाम उस प्रकार से नहीं मिले। जाहिर सी बात है सरकार ने सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट देखा फार्म गेट प्राइसेस और कमोडिटीज़ पे, क्योंकि जब कोई भी काम नहीं हो रहा था, सब कुछ शटडाउन मोड में था, ऐसे में सामानों की खरीदारी जो है वो कम हो रही थी, जिससे इकोनॉमी पर बहुत प्रभाव पड़ा। और ऐसा माना जाता है कि उस समय डिमांड अच्छी थी, लेकिन फिर भी प्राइस जो है वो कहीं भी उस तरीके की नहीं मिली जो मिलनी चाहिए थी, क्योंकि उस समय लोगों की पेइंग कैपेसिटी कम हो चुकी थी। बहुत सारे लोगों की नौकरियां चली गई थी, बहुत सारे लोग बेरोज़गार हो गए थे, बहुत सारे लोग अपना कोई काम नहीं कर पा रहे थे, उनके बिजनेसेस बंद थे, शटर्स डाउन थे। तो ऐसे में ज़रूरत तो थी, लेकिन उसको ज़रूरत को पूरा करने के लिए जिन पैसों की ज़रूरत होती है वो लोगों के पास कम थी, लोगों की खर्च करने की क्षमता कम थी। इसी वजह से जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के प्राइसेस हैं वो कहीं ना कहीं गिर गए, जिससे फार्म गेट प्राइसेस और एलाइड सेक्टर को काफ़ी नुकसान झेलना पड़ा। इसके बाद अवेलेबिलिटी ऑफ एग्री इनपुट्स, यानी कि हमारे वो व्यवसायी जो एग्रीकल्चर से जुड़े हुए हैं, चाहे वो खेती करते हैं या फिर एग्रीकल्चर रिलेटेड चीज़ों में डील करते हैं, सामानों में डील करते हैं, जैसे हमारे बीज हो गए, हमारा खाद हो गया, हमारे पेस्टिसाइड्स हो गए, या फिर मशीनरी हो गई, या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया जो एग्रीकल्चर से डील करता है। इन सभी रूरल व्यवसायों को काफ़ी झेलना पड़ा। सिंपल कारण था क्योंकि शटडाउन था और लॉजिस्टिक्स नहीं अवेलेबल थे, यानी कि ट्रांसपोर्ट के साधन उपलब्ध नहीं थे। इस वजह से बहुत ज़्यादा एग्रीकल्चर सेक्टर को इसका जो है दुष्परिणाम झेलना पड़ा। तो क्या हुआ कि ओवरऑल अवेलेबिलिटी ऑफ एग्रीकल्चर इनपुट गिर गई थी फॉर सिंपल रीज़न, क्योंकि बहुत सारा कुछ जो है वो बंद था, और जो एग्री इनपुट्स है जैसे कि सीड, फर्टिलाइज़र, पेस्टिसाइड, रेंटल्स ऑफ एग्रीकल्चर मशीनरी, फॉडर, कैटल फीड यानी कि जो हम चारा लेते हैं, वो सभी कुछ जो है बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा लॉकडाउन का। सो ओवरऑल नो मैटर रूरल एरिया में जो भी काम हो रहा था वो सभी एक तरीके से इम्पैक्ट हुआ, चाहे हम खेती कर रहे थे, चाहे हमारा बीज का काम था, चाहे हमारा पेस्टिसाइड का काम था, चाहे हम चारे का काम कर रहे थे, चाहे हम मशीनरी को रेंट आउट कर रहे थे, सभी कुछ एकदम बंद या फिर ठप पड़ गया था कोविड-19 की वजह से।
अगला जो हमने दुष्परिणाम देखा वो इम्पैक्ट ऑन द प्राइस ऑफ एग्री इनपुट्स। ना सिर्फ एग्री इनपुट्स की अवेलेबिलिटी की दिक्कत थी, बल्कि जो ये वाली सामग्रियां हैं या ये वाले बिजनेस में जो हमारे सामान हैं, इनकी प्राइस पर भी बहुत ज़्यादा असर पड़ा। इन सारी चीज़ों के जो रेट्स हैं वो बहुत डिक्लाइन हो गए। मार्केट प्राइस जो चल रही थी उससे कम दामों पर लोग इसको ख़रीदना चाह रहे थे, और जबकि डिमांड काफ़ी थी, लेकिन अवेलेबिलिटी लो होने की वजह से हाई प्राइस पे बिक रही थी। अवेलेबिलिटी लो नॉट इन टर्म्स ऑफ कि हमारे पास सामान नहीं था, हमारे पास सामान था लेकिन उसको पहुंचाने का साधन नहीं था, जिस वजह से अवेलेबिलिटी लो हो गई थी और इस वजह से प्राइस भी हाई हो गई थी, क्योंकि सामान को ट्रांसपोर्ट के माध्यम से पहुंचाना भी उस समय काफ़ी महंगा था। इसीलिए हमारे सारे वो इनपुट जो एग्रीकल्चर में काम आते हैं वो सभी महंगे हो गए थे, और इन सभी इनपुट्स ने बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ इन प्राइस देखा। रीज़न फॉर इंक्रीज़ बहुत सिंपल, जैसे कि मैंने बताया, अवेलेबिलिटी लो थी, सब कुछ बंद था, सब कुछ क्लोज था, शॉप्स बंद थी, ट्रांसपोर्ट्स बंद थे, और इसीलिए बहुत ही कठिनाई से हम प्रोडक्ट्स को कहीं पहुंचा पा रहे थे। इसी वजह से एग्री इनपुट्स के प्राइस पर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा। नेक्स्ट इम्पैक्ट जो हमने देखा वो था डिमांड एंड वेज ऑफ एग्री लेबर। कहीं भी हम काम करते हैं, हमारे पास हमेशा से ही लोग हमारे साथ जुड़ के काम करते हैं। खेतों में भी अकेला आदमी काम नहीं करता, उसके पास लेबर होती है। कोई भी हम व्यवसाय कर रहे हैं उसमें भी हमारे साथ लोग जुड़े होते हैं जो हमारे साथ काम करते हैं। और जब लॉकडाउन हुआ तब हम सभी ने ये देखा कि लोग जो हैं, जो उनका अपना गांव था, जो उनका अपना शहर था, वहाँ धीरे धीरे वापस जाने लगे। जिस जगह पे वो काम कर रहे थे वहाँ पे रहना उनके लिए कठिन था, इसीलिए उन्होंने ये तय किया कि ऐसे समय में हमें घर चले जाना चाहिए। तो जब बड़ी संख्या में लोग जो हैं, माइग्रेंट लेबरर्स जिसे हम कहते हैं, जब अपने घर वापस चले जाते हैं तो उनकी जगह काम करने वाली खाली हो जाती है, जिससे जो है जो लेबर्स की सप्लाई है उसकी कमी हो जाती है। और ऐसा ही हम सभी ने कुछ कोविड-19 के दौरान देखा कि सभी माइग्रेंट लेबर्स जो अपने गांव को छोड़ के कहीं और काम करने आए थे, ऐसी स्थिति में उनका दूसरी जगह रहना बहुत ही मुश्किल हो पा रहा था, तो वो सभी अपने घर लौट गए। अब जिन जगहों से वो वापस गए वहाँ पर लेबर्स की सप्लाई की जो है वो कमी हो गई, और डिमांड्स जो है वो बहुत हाई हो गई। ऐसे में जो लोग भी काम करना चाह रहे थे उनके वेज रेट भी बहुत हाई हो गए, क्योंकि उनको अपने सस्टेनेंस के लिए भी पैसा चाहिए था। तो ऐसे में डिमांड ऑफ लेबर्स बढ़ी, और साथ ही साथ लेबर्स की जो वेजेस थी उसकी भी डिमांड जो है वो बढ़ गई। तो इस पर भी काफ़ी इम्पैक्ट पड़ा, यानी कि प्राइस इंडेक्स बहुत हाई हो गया। इम्पैक्ट ऑन मार्केटिंग ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस। जैसा कि अभी तक हम चर्चा करते ही आ रहे हैं, प्रोडक्शन हुआ, सीड हम नहीं ले पाए, लॉजिस्टिक्स बंद थे, हाट बंद थे, बाज़ारें बंद थी। तो ऑल इंडिया लेवल पे मार्केट्स को काफ़ी जो है नुकसान झेलना पड़ा। सबसे ज़्यादा प्रोक्योरमेंट करने के लिए, और दूसरा प्रोक्योरमेंट करने के बाद उन सामानों को, एग्रीकल्चर प्रोड्यूसर्स को बाज़ार तक पहुंचाने के लिए क्यों दिक्कत आई? मेनली क्योंकि सब कुछ कम्प्लीटली बैन था, सारे ऑपरेशंस बंद थे, रूरल हाट्स बंद थे, बाज़ारें बंद थे, और जो एडमिनिस्ट्रेशन था उन्होंने बहुत स्ट्रिक्टली ये फॉलो किया कि किसी भी जगह पर भीड़ इकट्ठा ना हो, लोगों की गैदरिंग कम हो, जिससे कि कोविड-19 ना फैले। ऐसे में एग्रीकल्चर प्रोड्यूस या जो कुछ भी रूरल लेवल पे तैयार हो रहा था उसकी मार्केटिंग बिल्कुल भी नहीं हो पाई या बहुत कम हो पा रही थी। तो इसीलिए सामान जो है बन तो रहे थे लेकिन वो बाज़ारों में पहुंच नहीं पा रहे थे और बिक भी नहीं पा रहे थे। पहुंच भी रहे थे तो बहुत ही कम क्वांटिटी में पहुंच रहे थे, और वहाँ पर उनकी मार्केट प्राइस भी बहुत ज़्यादा हाई थी। तो हो सकता है ग्राहक उतने हाई प्राइस पे लेना ना भी प्रेफर कर रहे हों। सो मार्केटिंग ऑफ हार्वेस्टेड प्रोड्यूस सबसे ज़्यादा इसके ऊपर इम्पैक्ट पड़ा, क्योंकि लॉकडाउन लग गया और कोविड-19 की वजह से जो गैदरिंग थी या जो लॉजिस्टिक्स थी
वो भी एडमिनिस्ट्रेशन ने काफ़ी सख्ती से उसका पालन किया, तो हाटों में, बाज़ारों में कोई भीड़ नहीं हो सकती थी, इसीलिए इनकी मार्केटिंग जो थी वो भी एक चैलेंज बन गई। आगे बढ़ते हैं और इम्पैक्ट ऑफ मार्केटिंग ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को थोड़ा सा और समझने की कोशिश करते हैं। जब मार्केटिंग प्रोड्यूस कलेक्ट हुआ तो प्राइवेट एजेंसी ने जो लेते हैं सामान और वो बाज़ारों तक पहुंचाते हैं, उन पर भी इम्पैक्ट पड़ा। तो लोकल लेवल पे, रूरल लेवल पे हमारे साथ कुछ लोग जुड़ के काम करते हैं जो हमसे हार्वेस्ट कलेक्ट करते हैं, मतलब हमारा प्रोड्यूस लेते हैं, हमारी पैदावार लेते हैं, हमें पैसे देते हैं और उसको शहरों में पहुंचाते हैं। तो ये जो प्राइवेट एजेंसी है या जो प्राइवेट तौर पे लोग काम करते हैं, व्यवसाय करते हैं, इस पर भी बहुत इम्पैक्ट पड़ा। सिंपल सी बात है, क्योंकि लॉकडाउन लगा हुआ था। ऑल्दो उस समय एक अच्छी बात ये थी कि जो भी ज़रूरत के सामान थे जिनको हम एसेंशियल गुड्स की कैटेगरी में लाते हैं, जैसे खाने पीने की चीज़ें, दवाइयाँ, इन सब पर कोई बैन नहीं था, ये एग्जेम्प्टेड थी। लेकिन फिर भी क्योंकि ट्रांसपोर्टर्स के ऊपर रेस्ट्रिक्शन था और ट्रैवलिंग के ऊपर रेस्ट्रिक्शन था, अब एक शहर से दूसरे शहर इतने आसानी से नहीं जा सकते थे, इसीलिए कलेक्शन ऑफ हार्वेस्ट प्रोड्यूस पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा, स्पेशली जो प्राइवेट एजेंसीज़ ये काम कर रही थी। यानी कि कुछ लोगों का व्यवसाय जो है वो हार्वेस्ट प्रोड्यूस को लेके मार्केट में ले जाना था, उन पर भी प्रभाव पड़ा। ऑल्दो इस पे कोई बैन नहीं था, लेकिन क्योंकि बाकी सारी चीज़ें बंद थी, इसीलिए वो इस कार्य को इतने सुचारू रूप से नहीं कर पाए। आगे बढ़ते हैं और बहुत ही अहम सेक्टर की बात करते हैं जो है बैंकिंग। तो जब कोविड-19 का लॉकडाउन लगा तो बैंकिंग सेक्टर पर भी बहुत इम्पैक्ट पड़ा। ऑल्दो बैंक्स खुले थे और आपको ज़रूरत पड़ने पर आप बैंक जा सकते थे, कुछ टाइम लिमिट था जिसमें आप बैंकिंग आवर्स निर्धारित किए गए थे, जिस समय आप बैंक में जाके काम कर सकते थे। लेकिन बैंक में भी भीड़ को अवॉइड करने के लिए उन्होंने बाहर ही क्यू लगाना शुरू कर दिया था और एक समय पर एक या दो ही व्यक्तियों को वो एंट्री देते थे। तो आइए देखते हैं कि बैंकिंग सेक्टर पे क्या इम्पैक्ट पड़ा। बैंकिंग सेक्टर जो है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है लाइवलीहुड के लिए, स्पेशली हमारे रूरल पॉपुलेशन के लिए, क्योंकि बेसिक बैंकिंग एक्टिविटी जैसे पैसे डिपॉजिट करना, पैसे निकालना, क्रेडिट कार्ड या फिर बैंक जो किसान कार्ड देते हैं उसको देना किसानों को, जिससे वो अपनी ज़रूरत की चीज़ें खरीद सकें जो उनको खेती में काम आती हैं। तो ये सारी जो सुविधाएं थी ये एक तरीके से बंद हो गई थी या बहुत ही स्लो हो गई थी। जो बेसिक बैंकिंग का एक्सेस है हमारे लोगों को, पैसे निकालना या पैसे जमा करना, ये सब कुछ भी नहीं हो पा रहा था, जिससे बैंकिंग पर भी बहुत इम्पैक्ट पड़ा। रेस्ट्रिक्शन जो है वो इम्पोज किया गया था ताकि लोग जो हैं ज़्यादा से ज़्यादा भीड़ न लगाएं, इसीलिए लोगों का बैंकों तक पहुंचना जो था वो बंद था। और जब वो बैंक नहीं पहुंच पा रहे थे तो ये बेसिक सुविधाएं, पैसे लेना, पैसे जमा करना या फिर किसान कार्ड का ही जो किसान कार्ड की जो अवेलेबिलिटी थी वो भी उनको नहीं हो पा रही थी। तो बैंकिंग सेक्टर पे भी खासा इम्पैक्ट पड़ा, जिसकी वजह से लोगों पर भी बहुत इम्पैक्ट पड़ा। यद्यपि हम सभी ने देखा, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, कि बैंक्स खुले थे और हम बैंकों में जा सकते थे, लेकिन लॉकडाउन की वजह से जो किसान क्रेडिट कार्ड का डिस्ट्रीब्यूशन था वो शायद इतनी आसानी से नहीं हो पाया। हम बैंकों में जा सकते थे लेकिन कम लोग एक टाइम पे जा सकते थे, और ऐसा भी कहा गया था कि जब तक आपको बहुत ज़रूरत ना हो आप बैंक में ना जाइए, क्योंकि वहाँ जाएंगे और भीड़ होने से कोविड-19 या फिर कोरोना वायरस के फैलने का खतरा हो सकता है। तो जो रेस्ट्रिक्शन था वो हम सभी पर लागू था। पैसे निकालने और पैसे जमा करने की जब ज़रूरत हो तब हम बैंक जा सकते थे, लेकिन रूरल एरिया में जो किसान क्रेडिट कार्ड डिस्ट्रीब्यूट होते हैं ये नहीं हो पा रहे थे ड्यू टू रेस्ट्रिक्शन ऑन द मूवमेंट, क्योंकि लोग जमा नहीं हो सकते थे,
इसीलिए केसीसी का डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो नहीं हो पा रहा था, जिसकी वजह से किसानों को किसानी में या फिर जो एलाइड सेक्टर में लोग काम कर रहे थे उनको अपने व्यवसाय को चलाने में काफ़ी दिक्कतें आ रही थी। एक और इम्पैक्ट की चर्चा करते हैं कोविड-19 के दौरान जो बैंकिंग पे हुआ। जो बैंकिंग इंस्टीट्यूट है वो प्राइमरीली तो पैसे जमा करने और निकालने के लिए होता है, लेकिन उनका एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट काम है, दैट इज़ लेंडिंग, यानी कि पैसे देना, यानी कि लोन देना, जिस पर भी काफ़ी प्रभाव पड़ा था। जो भी बैंक लोन देते हैं वो फॉर सम रीज़न्स क्योंकि रेस्ट्रिक्शंस था इसीलिए वो लोन की सुविधा भी किसानों तक एक्सटेंड नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि सिंपल सी बात है कि जब बैंक लोन देता है तब बैंक वहाँ जाकर वेरीफाई करता है, जो प्रोजेक्ट आपने सबमिट किया होता है या जो आपने एप्लीकेशन सबमिट की होती है उसको जाके वेरीफाई करता है। तो ये जो वेरिफिकेशन का काम था वो नहीं हो पा रहा था बिकॉज़ लॉकडाउन था और रेस्ट्रिक्शन था मूवमेंट पे, जिस वजह से कई लोग जिनको एक्चुअली ज़रूरत थी पैसों की, जो अपने व्यवसाय में थोड़ा पैसा डाल के व्यवसाय को ठीक ठाक तरीके से चला सकते थे, उनको वो लोन की सुविधा नहीं मिल पा रही थी, उन तक वो लोन नहीं पहुंच पा रहा था। ये भी एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट था कोविड-19 का बैंकिंग सेक्टर पे। बहुत सारे बैंकिंग सेक्टर पे हुए इम्पैक्ट की हमने बात की। एक और इम्पैक्ट जो बहुत ही सिग्निफिकेंट है जिसके बारे में मैं ज़रूर चर्चा करना चाहूँगी, वो है डिजिटल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। एक लौता एस्पेक्ट था जो बहुत ही आसानी से चल रहा था, जिससे हम सभी को बहुत सुविधा मिली। यानी कि हम सभी एटीएम के थ्रू या फिर अपने मोबाइल के थ्रू किसी को भी पैसा दे सकते थे, किसी से भी पैसे हम ले सकते थे। तो ये एक सुविधा थी जिससे हमें बहुत मदद मिली लॉकडाउन के दौरान। तो ये बात जो है हमें ये बताती है कि हम अगर डिजिटली थोड़ा-सा और एडवांस होते तो शायद हमें शुरुआत से ही ये दिक्कत नहीं आती। लेकिन इसमें फिर भी एक दिक्कत आई क्योंकि हम सभी टेक्नोलॉजी से वाकिफ़ नहीं थे, सभी को टेक्नोलॉजी का आइडिया नहीं था। तो कुछ लोग जो डिजिटल बैंकिंग के माध्यम से ट्रांज़ैक्शन नहीं कर रहे थे, उनको फिर भी काफ़ी दिक्कत झेलनी पड़ी क्योंकि उनके पास लेन-देन का कोई और तरीका नहीं था। ख़ैर ये बात और है कि हम सभी ने उस दौरान इसको सीख लिया और आज बहुत ज़्यादा तादाद में लोग डिजिटल बैंकिंग का प्रयोग भी कर रहे हैं, लेकिन उस समय डेफ़िनेटली ये परेशानी काफ़ी लोगों को झेलनी पड़ी होगी। आइए अब एमएसएमई पर क्या इम्पैक्ट हुआ कोविड-19 का उसके बारे में समझते हैं। ये जो हमारे माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज़ जिन्हें कि हम एमएसएमई कहते हैं, ये भारतीय इकोनॉमी यानी कि भारतीय अर्थव्यवस्था की बैकबोन समझे जाते हैं और ये सेकंड लार्जेस्ट जिसे हम कहेंगे यूनिट है जो एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है आफ्टर एग्रीकल्चर। और कम से कम अगर हम इसको अच्छे से विवेचना करके देखें तो 40% ऑफ द ओवरऑल एक्सपोर्ट जो है वो इंडिया से होता है एमएसएमई के द्वारा बनाए हुए प्रोड्यूसेस से या प्रोडक्ट से। तो कोविड-19 जो है वो रूरल इकोनॉमी की अगर हम बात कर रहे हैं तो अगर हम रूरल इकोनॉमी की बात कर रहे हैं और हम एमएसएमई पे कोविड-19 के इम्पैक्ट की चर्चा ना करें तो ये कहीं ना कहीं बातें अधूरी रह जाएंगी। तो आइए समझते हैं कि एमएसएमई यानी कि माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज़ यानी कि व्यवसायों पर किस प्रकार से कोविड-19 का इम्पैक्ट पड़ा। तो सबसे पहला, प्राइस ऑफ की रॉ मटेरियल्स, यानी कि जिन सामानों से, जिस कच्चे माल से सामान बनाते हैं एमएसएमई यानी कि हर वो छोटी फैक्ट्री या हर वो छोटा रोज़गार या हर वो छोटा व्यवसाय जिन भी चीज़ों से अपने प्रोडक्ट्स बनाता है, उन सामानों को बनाने के लिए जो कच्चे माल की ज़रूरत होती है उसके दाम काफ़ी बढ़ गए थे। यानी कि हर एरिया में, हर डिस्ट्रिक्ट में, हर स्टेट में ये देखा गया क्योंकि रेस्ट्रिक्शन था मूवमेंट पे, इसीलिए जो सामान था वो पहुंच नहीं पा रहा था या फिर पहुंच रहा था तो उस पर काफ़ी ज़्यादा पैसे लग रहे थे।
इस वजह से कच्चा माल जो उनको अदरवाइज़ सस्ते दामों पे मिलता था, उसके दाम बहुत बढ़ गए थे, जिसकी वजह से उनके व्यवसाय को काफ़ी झटका लगा। दूसरा जो इम्पैक्ट था एमएसएमई पे, वो था प्रोडक्शन लेवल का। ज़ाहिर सी बात है, ये एक चेन रिएक्शन जैसी बात हो गई कि जब हमें कच्चा माल महंगा मिल रहा है तो हो सकता है कि हम कम कच्चा माल लेंगे, जिसकी वजह से जो हमारा प्रोडक्शन है वो कम होगा। या फिर इस चैलेंज को झेलने के लिए हम काफ़ी सारा लोन भी ले सकते हैं, लेकिन फिर भी कच्चे माल की अवेलेबिलिटी हमारे लिए कम ही रहेगी और वो महंगी रहेगी। और दूसरी बात ये कि अगर हमारा प्रोडक्शन अच्छा हो भी गया, कच्चा माल हमने महंगे दाम पे ले भी लिया, तो उस प्रोडक्शन का जो मूवमेंट है वो हमारे लिए एक चैलेंज बन गया, क्योंकि मूवमेंट ही रेस्ट्रिक्टेड था। तो क्रेडिट लेना, सामान लेना या फिर अपना प्रोडक्शन करना, ये सभी चैलेंजेस थे। और साथ ही साथ अगर ये सब चैलेंजेस से जो हमारे स्मॉल एंटरप्राइजेज़ थे, उन्होंने अगर ये चैलेंजेस का सामना कर भी लिया, तो अपने प्रोडक्शन को मार्केट तक पहुंचाना उनके लिए चैलेंज था। तो इस प्रकार से प्रोडक्शन लेवल पर भी काफ़ी इम्पैक्ट पड़ा। नेक्स्ट है कैश फ्लो। कैश फ्लो काफ़ी रेस्ट्रिक्टेड था, यानी कि कंस्ट्रेंट था। परचेजिंग पावर लोगों की कम थी, बाज़ार में पैसा कम था, लॉकडाउन लगा हुआ था। तो ऐसे में प्रोडक्शन के लिए जो पैसा चाहिए, लेबर्स के लिए जो पैसा चाहिए, सामानों को मार्केट में पहुंचाने के लिए जो पैसा चाहिए, या फिर सामान बेचकर जो पैसा मिलेगा, ये सारा कैश फ्लो जो था वो काफ़ी कम था, काफ़ी जो है वो रेस्ट्रिक्टेड था, जिस वजह से एमएसएमईज़ को काफ़ी नुकसान भी झेलना पड़ा। इसके बाद एम्प्लॉयमेंट। एमएसएमई, जैसे कि मैंने आपसे अभी चर्चा की, सेकेंड लार्जेस्ट एम्प्लॉयमेंट जनरेटर है, यानी कि जितने भी हमारे लघु उद्योग हैं, उन सभी जगहों पर बहुत सारे लोग काम करते हैं। लेकिन लॉकडाउन की वजह से जो सेल कम हो गई, फ्यूचर जो है वो बिल्कुल ही अनसर्टेन हो गया। किसी को पता ही नहीं था कि ये कोविड-19 कब जाने वाला है, कब हम जो है वो नॉर्मल ज़िंदगी, नॉर्मल लाइफ पर वापस आ पाएंगे, कब हमारा व्यापार नॉर्मलसी पे आने लगेगा। इसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं थी। ऐसे में बहुत सारे लोगों के रोज़गार जो थे वो भी छीन लिए गए, एम्प्लॉयमेंट जो है वो कम हो गया, जिसकी वजह से जो है बहुत सारे लोग बेरोज़गार हो गए। तो जो हमारा कोविड-19 है, उसका इम्पैक्ट एम्प्लॉयमेंट पर भी काफ़ी पड़ा। एमएसएमईज़ में स्पेशली जो लोग एम्प्लॉयड थे, उसमें से काफ़ी लोगों की छटनी हो गई, उनको नौकरी से निकाल दिया गया। तो एम्प्लॉयमेंट सेक्टर पर भी काफ़ी प्रभाव पड़ा। तो आइए अब हम देखते हैं कि हमारी लर्निंग्स क्या रही, या हमारे एक्शन पॉइंट्स क्या हो सकते हैं। हम इन दोनों एस्पेक्ट्स की अब चर्चा करेंगे। क्योंकि एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर्स में बहुत डिक्लाइन रहा, इसीलिए ऐसा माना जाता है, ऐसा हम सोच सकते हैं कि डायरेक्ट इनकम सपोर्ट जो है वो एग्रीकल्चर या फिर उसके एलाइड सेक्टर, यानी कि पोल्ट्री, फिशरी, हॉर्टिकल्चर, इन सब से जुड़े हुए लोगों को दी जा सकती है। इसी कनेक्शन में इनकम सपोर्ट बढ़ाने के लिए पीएम किसान जो है वो एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। अब जो दूसरा पॉइंट है वो हमारी लर्निंग है, क्योंकि मार्केटिंग जो है वो डिसरप्टेड थी एग्री प्रोड्यूस की। रूरल हाट्स बंद थे, बाज़ार बंद थे, फार्म गेट की प्राइसेस भी कम हो गई थी, जिस वजह से फार्मर्स की जो रिकवरी थी वो नहीं हो पाई। तो इस रिकवरी के लिए भी हमारे पास कुछ साधन होने चाहिए, जिसके बारे में अब हमें सोचना चाहिए, ताकि आगे आने वाले समय में ऐसी कोई भी समस्या आए तो हम उसके लिए तैयार हों। अगली लर्निंग या एक्शन पॉइंट, माइक्रो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ जो है वो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जिससे हमारे रूरल एरिया को बहुत फ़ायदा मिलता है। तो माइक्रो फाइनेंसिंग एक्टिविटी जो है वो रीएक्टिवेटेड होनी चाहिए, जिससे कि एनबीएफसीएमआई सेक्टर्स में जो है वो लिक्विडिटी, यानी कि जो पैसे का फ़्लो है वो बना रहे, और जो छोटे बिजनेसेस हैं वो अपनी एक्टिविटीज़ को सुचारू रूप से चला सकें। छोटे बिजनेसेस यानी कि जो रोड साइड शॉप्स हैं,
वो सेमी अर्बन या रूरल एरिया में काम करते हैं, उनको भी माइक्रो फाइनेंसिंग की सुविधा मिले, ताकि ऐसा अगर दौर हमें फिर से देखना पड़े तो उन्हें भी अपने व्यवसाय को चलाने में कोई दिक्कत नहीं आए। बैंक्स के लिए जो है एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक्शन पॉइंट हो सकता है कि बैंक्स को ऐसा कहा जा सकता है कि वो अपने क्रेडिट लिंकेजेस को बढ़ाएं, और जो नेक्स्ट डोज ऑफ क्रेडिट है, जो हम एसएचजीज को प्रोवाइड करते हैं, जो एसएचजीज उसके लिए एलिजिबल हैं, उसके लिए भी वो तैयार रहें। यानी कि उसका जो अमाउंट है उसको रेडी रखें, उसकी प्रिपरेशन बना के रखें, और साथ ही साथ ऐसा समय आते ही वो उसे एक्सटेंड भी कर सकें। एमएसएमई सेक्टर्स को भी सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि एमएसएमई सेक्टर, जैसे कि हम पहले ही बात कर चुके हैं, हमारे देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है, उनकी बैकबोन है। तो एमएसएमई सेक्टर को भी क्रेडिट की जो सुविधा है, क्रेडिट सपोर्ट है, उसे बढ़ा देना चाहिए। और साथ ही साथ जो ध्यान रखने की बात है वो लोअर इंटरेस्ट रेट पर करना चाहिए। जब इस तरीके के हम कुछ उपाय लेकर आएंगे, तब कोविड-19 जैसे दौर में भी हमारे जो स्मॉल बिजनेसेस हैं वो इम्पैक्ट नहीं होंगे, और उनके अंदर ये साहस होगा कि हम अपने बिज़नेस को करते रहें, उसके प्रोडक्शन को बनाते रहें, और साथ ही साथ वो ट्रांसपोर्टेशन के उपाय भी ढूंढ सकेंगे, क्योंकि उनके पास क्रेडिट सपोर्ट पहले से ही है। आगे बढ़ते हैं और समझते हैं और भी कुछ लर्निंग्स या एक्शन पॉइंट जिससे हम सीख ले सकते हैं या फिर हम आगे की तैयारी रख सकते हैं। उसमें जो दूसरा पॉइंट है वो ये है कि ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ जिसमें मास्क मेकिंग, सैनिटाइज़र या डायरेक्ट डिलीवरी ऑफ फूड ग्रेन्स, वेजिटेबल, फ्रूट्स, ये सभी जो है एसएचजीज और एफपीओज़ के माध्यम से हम करवा सकते हैं। मास्क, अब आप देखिए, लोग बड़ी ही आसानी से, कोई छोटी सी भी बीमारी हो, खांसी भी हो, तो लोग यूज़ कर सकते हैं, राइट, यूज़ करते भी हैं। तो इन सारा जो ये जो सारी बेसिक चीज़ें हैं, जैसे सैनिटाइज़र बनाना या मास्क बनाना, या फिर जो फूड ग्रेन्स हो रहे हैं उसकी डिलीवरी करना, वेजिटेबल्स और फ्रूट की डिलीवरी करना, इन सभी के लिए एसएचजीज और एफपीओज़ को जो है उनको ये काम दिया जाए, और उसके लिए उन्हें पैसे भी दिया जाए। नाबार्ड के द्वारा भी इस प्रोविज़न को कंसिडर किया जा सकता है कि जो एफपीओज़ हैं वो छोटे ट्रांसपोर्ट जो हैं वो ख़रीद सकते हैं, जिससे कि उनको ऐसी कोई स्थिति हो तो उन्हें कोई दिक्कत ना हो, छोटे ट्रांसपोर्ट की कॉस्ट कम होगी। एट द सेम टाइम उससे उनको लाभ ये मिलेगा कि उनको दूसरों के ऊपर आश्रित नहीं होना पड़ेगा, अपने प्रोड्यूस, अपने प्रोडक्शन को वो खुद ही मार्केट में लेकर जा सकते हैं। स्पेशली जो एसेंशियल प्रोडक्ट्स हैं, जो एसेंशियल कमोडिटीज़ हैं, वो बहुत ही आसानी से वो मार्केट तक ले जा सकते हैं और उसे बेच सकते हैं, और इससे उनको डायरेक्ट सेलिंग का भी मौका मिलेगा, स्पेशली उन प्रोड्यूसर्स का जो एग्रीकल्चर रिलेटेड हैं या फिर हॉर्टिकल्चर रिलेटेड हैं, क्योंकि कंज्यूमर्स इसके हमेशा ही रहते हैं। सब्ज़ी, फल, अनाज की जो है रिक्वायरमेंट, उसकी डिमांड हमेशा रहती है। तो अगर जो एफपीओज़ हैं उनको छोटे छोटे लोन के माध्यम से छोटी गाड़ियां खरीदने का जो है असिस्टेंस मिल जाता है, तो वो किसी भी समय इस कार्य को कर सकते हैं, जिससे एग्रीकल्चर बेस्ड लोगों का भी काम चलता है, और ये जो एफपीओ से जुड़े हुए लोग हैं वो भी एक छोटी गाड़ी के माध्यम से अपने काम को कर सकते हैं, उनकी भी मदद कर सकते हैं, अपना भी व्यवसाय चला सकते हैं। अवेयरनेस प्रोग्राम जो है वो कोविड-19 या ऐसी किसी भी पैंडमिक का, ये एसएचजीज़ या एफपीओज़ के माध्यम से रूरल एरिया में करवाया जाना चाहिए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसके बारे में अवेयरनेस रखें और ऐसी किसी भी महामारी को रोकने में हमें आसानी हो। क्योंकि कई बारी शहरों में तो जानकारी पूरी होती है, लेकिन रूरल एरिया में जानकारी नहीं पहुंच पाती है। हो सकता है वहाँ इतना टीवी ना देखा जाता हो सकता है वहाँ इतना रेडियो ना सुना जाता हो सकता है वहाँ पे अखबारों की अवेलेबिलिटी इतनी ना हो। ऐसे में जो हमारे स्वयं सहायता समूह हैं, यानी कि एसएचजीज़ या एफपीओज़, फार्मर्स प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशंस, इन सभी के माध्यम से इस अवेयरनेस को भली भांति गाँव में लोगों तक पहुंचाया जा सकता है,
ताकि ऐसी किसी भी आपदा से निपटने के लिए हम हमेशा तैयार रहें। लर्निंग्स और भी हैं, जिसमें और भी इम्पॉर्टेंट बात है यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ मनरेग, यानी कि जो हमारी स्कीम है मनरेगा उसका यूनिवर्सलाइजेशन कर देना, यानी कि हर स्टेट में इसको इक्वली इम्प्लीमेंट कर देना, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को काम मिले, उन लोगों को भी काम मिले जो बड़े शहरों से छोटे शहरों में लौट गए हैं और अब उन्हें काम की तलाश है। तो इससे क्या होगा, नो मैटर वो किस शहर में है, किस स्टेट में है, सभी के पास एम्प्लॉयमेंट रहेगा, सभी के पास काम रहेगा। एमएसएमईज़ को इनकरेज करना चाहिए कि वो ना सिर्फ अपने काम करें बल्कि इसके साथ ही साथ वो पीपीई किट्स भी बनाए, हैंड सैनिटाइज़र्स बनाए और जितनी भी ज़रूरत की चीज़ें हों जो हमें किसी भी आपदा से निपटने के लिए चाहिए उसकी तैयारी पूरी रखें। रूरल गोडाउन्स एंड कोल्ड स्टोरेज का इंफ्रास्ट्रक्चर की कैपेसिटी को बढ़ाना चाहिए, जिससे कि इस तरीके का अगर कोई स्थिति आए तो हमारा जो भी प्रोड्यूस है वो ख़राब ना हो, वो गोडाउन में या कोल्ड स्टोरेज में सेफ्टी के साथ रखा जाए। फॉडर बैंक, एफपीओ का कुछ इस तरीके से डेवलपमेंट किया जा सकता है नाबार्ड के द्वारा, जिससे कि ये सारी चीज़ें जो हैं अवेलेबल कराई जा सकें। ये सारी बातें जो हैं हमारी कोविड-19 से जुड़ी हुई लर्निंग है, जिसकी पूरी जानकारी जो है हमें, पूरी रिपोर्ट जो है वो नाबार्ड के द्वारा दी गई है और नाबार्ड जो है वो रूरल एरिया में काम करता है, उनकी सारी सुविधाओं की बैंकिंग देखता है। तो ये हमारे लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट लर्निंग है, एक्शन पॉइंट्स हैं जो उन्होंने हमें बताया है। तो हम जो अभी तक इतनी चर्चा कर रहे थे कोविड-19 और उसके इम्पैक्ट और उससे हुई लर्निंग और स्ट्रैटेजीज़ की, तो नटशेल में उसके कंक्लूजन में जो मैं कहना चाहूँगी कि लॉकडाउन जो था वो हम सभी के लिए बहुत कठिन था, बहुत हार्श था, लेकिन इससे सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट जो है वो रूरल एरिया के लोगों को हुआ और उनसे जुड़े हुए व्यवसायों को हुआ। तो ऐसे में अगर इन सब सेक्टर्स में हम अगर देखें तो रबी की ही क्रॉप थी, यानी कि रबी की ही फसल थी जिसको सबसे कम नुकसान हुआ, क्योंकि उसकी जो हार्वेस्टिंग है वो उस समय तक ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी थी। इसके अलावा एग्रीकल्चर या रूरल मार्केट से जुड़े हुए हर व्यवसाय, चाहे वो पोल्ट्री हो या फिशरी हो, दुकानें हो या पशुपालन का कार्य हो, हॉर्टिकल्चर हो या छोटे छोटे व्यवसाय जो ऑपरेशनल होते हैं, इन सभी पर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ और इन सभी के प्रोडक्शन ने बहुत ज़्यादा डिक्लाइन देखा। तो आगे के लिए जो हमें तैयारी रखनी है वो ये कि हम हमेशा तैयार रहें एडवर्स सिचुएशंस के लिए। हमारे पास जो टेक्नोलॉजी है वो अपडेटेड होनी चाहिए, हमारे पास जो क्रेडिट लिमिट है वो हमेशा होनी चाहिए, हमारे पास कैश फ्लो बना रहना चाहिए, यानी कि हमको थोड़ा सा संचय करने की भी आदत डालनी चाहिए और आगे कुछ भी हो उसकी तैयारी हमें पहले से ही करके रखनी चाहिए, यानी कि जिन चीज़ों की ज़रूरत शायद हमको 2 महीने बाद पड़े उनका प्रोक्योरमेंट हमें करके रखने से, अगर भगवान न करे ऐसी स्थिति दोबारा आए तो हमारी तैयारी पूरी रहे। तो आशा करती हूँ कि ये जो लर्निंग आज मैंने आपके साथ साझा की, जो एक्शन पॉइंट्स आपके साथ साझा किए और साथ ही साथ जो हमने इम्पैक्ट देखा, इन सभी से हम सबको सीख मिलेगी और आगे ऐसी किसी भी आपदा से लड़ने के लिए हम तैयार रहेंगे। मेरे साथ आज यहाँ पर इस टॉपिक में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बिजनेस आइडिया के इस सेशन में हम आपको बताने जा रहे हैं कुछ ऐसे बिजनेस आइडियाज जो फूड प्रोसेसिंग से रिलेटेड हैं। आज का हमारा पहला बिजनेस आइडिया है कैरमल पॉपकॉर्न। पॉपकॉर्न यानी मूवी का परफेक्ट पार्टनर। पॉपकॉर्न या पॉप्ड कॉर्न कॉर्न कार्नल की एक किस्म है जो गर्म होने पर फैलता है और फूलता है। ये कुछ मिनटों में बनने वाला स्नैक है और लोग इसे काफी पसंद करते हैं। लो बजट की इन्वेस्टमेंट और ह्यूज प्रॉफिट मार्जिन की वजह से इसे एक आइडियल बिजनेस के तौर पर देखा जाता है। इस बिजनेस की कुछ रिक्वायरमेंट डिटेल्स की बात करें तो अगर कैरमल पॉपकॉर्न की बिजनेस कैपेसिटी 20 kg पर डे की होती है तो इसमें 1000 से 1500 स्क्वायर फीट का एरिया रिक्वायर्ड होता है। पॉपकॉर्न मेकिंग में 5 से 8 किलोवाट इलेक्ट्रिसिटी के साथ
7 से 10 लोगों के मैन पावर की जरूरत होती है। बात करें अगर टोटल इन्वेस्टमेंट की, तो इसमें 9 से 12 लाख तक इन्वेस्ट करके 15% से 20% तक का प्रॉफिट कमाया जा सकता है। अब आते हैं आज के दूसरे बिजनेस आइडिया पर। रोस्टेड मखाना। मखाना एक बहुत ही लाइट स्नैक और लोगों का पसंदीदा झटपट नाश्ता होता है। मखाना शुगर, प्रोटीन, एस्कॉर्बिक एसिड और फिनॉल सामग्री के मामले में बादाम, अखरोट, नारियल और काजू जैसे सूखे मेवों से बेहतर, पौष्टिक और पूरी तरह से जैविक गैर अनाज वाला भोजन है। 100 ग्राम मखाना में 350 किलो कैलोरी, 9.7 ग्राम आसानी से पचने योग्य प्रोटीन, 77 ग्राम कार्बोहाइड्रेट, 12.8 ग्राम नमी, 0.1 ग्राम वसा, 90 मिलीग्राम फास्फोरस और 1.4 मिलीग्राम आयरन होता है। इसे ज्यादातर रोस्ट करके मसाले में डालकर खाया जाता है। इस बिजनेस की रिक्वायरमेंट्स की बात करें तो वो कुछ इस तरह से हैं। इस बिजनेस की टोटल इन्वेस्टमेंट कॉस्ट स्मॉल स्केल पर 10 से 12 लाख तक होती है, जो लार्ज स्केल पर बढ़कर 18 से 22 लाख तक हो जाती है। इस बिजनेस में स्मॉल स्केल पर 7 से 10 लोगों की जरूरत होती है, वहीं लार्ज स्केल पर 10 से 15 लोगों की जरूरत होती है। स्मॉल स्केल प्रोडक्शन के लिए 1500 से 1800 स्क्वायर फीट एरिया और लार्ज स्केल प्रोडक्शन के लिए 2800 से 3000 स्क्वायर फीट एरिया रिक्वायर्ड होता है। इसी तरह स्मॉल स्केल पर 15 से 18 किलोवाट व लार्ज स्केल पर 25 किलोवाट तक इलेक्ट्रिसिटी यूज होती है। इस बिजनेस से आप 10% से 15% तक प्रॉफिट गेन कर सकते हैं। अब आते हैं आज के तीसरे बिजनेस आइडिया पर, पापड़ मेकिंग यूनिट। पापड़ बहुत ही लोकप्रिय व स्वादिष्ट खाने की चीजों में से एक है, जिसकी देश और विदेशों के बाजार में भी बहुत अच्छी मांग है। पापड़ शब्द भारतीयों से काफी परिचित है। ये एक भारतीय भोजन है जिसे आमतौर पर भोजन के साथ लिया जाता है। ये अनिवार्य रूप से एक वेफर जैसा उत्पाद है जो पारंपरिक रूप से गोल आकार का है, जो दालों के पाउडर, मसालों और नमक आदि के आटे से बनाया जाता है। पापड़ की मांग शहरीकरण और विशेष रूप से कस्बों या शहरों में जनता के जीवन स्तर में सुधार के कारण दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। भारतीय बाजार में प्रतिस्पर्धी कीमतों पर अच्छी गुणवत्ता वाले उत्पादों की अच्छी संभावना है। इस बिजनेस की रिक्वायरमेंट्स की बात करें तो पर डे प्रोडक्शन कैपेसिटी 3000 केजी होने पर इसकी टोटल इन्वेस्टमेंट कॉस्ट 60 लाख तक रहती है, जो कि एक लार्ज स्केल प्रोडक्शन है। वहीं स्मॉल स्केल प्रोडक्शन पर सेमी ऑटोमेटिक मशीन्स के साथ इसकी इन्वेस्टमेंट कॉस्ट 12 से 15 लाख तक रहती है। इस बिजनेस में स्मॉल स्केल प्रोडक्शन पर 5 से 6 लोगों का मैन पावर और 1200 से 1500 स्क्वायर फीट एरिया और लार्ज स्केल प्रोडक्शन पर 15 से 20 लोगों के साथ 10,000 से 12,000 स्क्वायर फीट एरिया रिक्वायर्ड होता है। स्मॉल स्केल पर इसमें 15 से 20 किलोवाट इलेक्ट्रिसिटी और लार्ज स्केल पर 50 किलोवाट इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर्ड है। पापड़ मेकिंग के इस बिजनेस से आप 15% से 20% तक प्रॉफिट आसानी से कमा सकते हैं। सॉल्टेड पीनट। मूंगफली तो सबकी ही फेवरेट होती है। लोग इसे नमक के साथ खाना पसंद करते हैं, और अगर ये पहले से ही छिली हुई और नमक लगी हुई मिल जाए तो क्या ही बात है। आज का हमारा चौथा और आखिरी बिजनेस आइडिया भी इससे ही जुड़ा हुआ है। सॉल्टेड पीनट्स यानी नमकीन मूंगफली हल्के नमक में लपेटी हुई मूंगफली होती है, जिसे भारत में लगभग सभी लोग खाते हैं। नमकीन मूंगफली का व्यवसाय सबसे अधिक लाभदायक व्यवसायों में से एक है, क्योंकि इसकी मांग हमेशा अधिक रहती है। ये न केवल स्वादिष्ट है, बल्कि प्रोटीन और विभिन्न खनिजों, विटामिन्स और पौधों के यौगिकों का भी एक उच्च स्रोत है। नमकीन मूंगफली बनाने का व्यवसाय आपके लिए एक लाभदायक व्यवसाय साबित हो सकता है। नमकीन मूंगफली भारत में सबसे तेजी से बिकने वाले स्नैक्स में से एक है, क्योंकि ये खाने में सुविधाजनक और आसानी से उपलब्ध है। अब बात करते हैं सॉल्टेड पीनट्स की बिजनेस रिक्वायरमेंट्स की। ये बिजनेस स्मॉल स्केल और लार्ज स्केल पर होता है। स्मॉल स्केल की टोटल इन्वेस्टमेंट सेमी ऑटोमेटिक मशीन्स के साथ 15 से 20 लाख तक होती है, जहां 1000 से 1500 स्क्वायर फीट एरिया रिक्वायर्ड होता है। वहीं लार्ज स्केल पर 9000 स्क्वायर फीट एरिया के साथ इसकी इन्वेस्टमेंट 1.3 करोड़ तक होती है। इसमें 8 से 10 लोगों की जरूरत होती है। स्मॉल स्केल पर इसके इलेक्ट्रिसिटी यूजेज की बात की जाए तो 25 से 30 किलोवाट इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन की आवश्यकता होती है, जो लार्ज स्केल पर बढ़कर 80 से 100 किलोवाट तक हो जाती है। सॉल्टेड पीनट्स का बिजनेस आपको 12% से 18% तक प्रॉफिट दिला सकता है। आज के इस वीडियो में आपने जाने फूड प्रोसेसिंग से संबंधित कुछ इंटरेस्टिंग बिजनेस आइडियाज। उम्मीद है कि ये सेशन आपके लिए लाभकारी सिद्ध हुआ होगा। अभी आप जूम सेशन के माध्यम से एक्सपर्ट से डायरेक्ट इंटरैक्ट कर सकते हैं। जूम सेशन का लिंक आपको यूट्यूब चैट बॉक्स में मिल जाएगा। धन्यवाद।